उत्तर आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस सियासी एनकाउंटर की जिसकी वजह बहुत साफ है, वोट बैंक। अपराध मिटाने के लिए क्या एनकाउंटर जरूरी है, इस पर तो बहस हो सकती है, लंबी चल सकती है, लेकिन पुलिस पर गोली चलाने वाले बदमाशों पर अगर पुलिस लौटकर गोली चलाए तो फिर सवाल क्यों पूछा जाए। अगर एनकाउंटर सही प्रक्रिया के तहत हो, अगर एनकाउंटर में मरने वाला अपराधी हो, निर्दोष न हो, तो सवाल क्यों पूछा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। ओवैसी एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों का धर्म गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि 37% मुस्लिमों का एनकाउंटर कर दिया। तो सवाल यह कि क्या एनकाउंटर फर्जी थे, क्या मारे जाने वाले लोग निर्दोष थे। अगर ऐसा है तो ओवैसी साहब, आप तो खुद बैरिस्टर हैं, बड़े वकील हैं, आप कितने मामलों में अदालत गए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुस्लिमों को क्यों भड़का रहे हैं, चुनावी सभा में ये गिनती क्यों गिना रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश में आखिर आग क्यों लगा रहे हैं। सवाल यह कि एनकाउंटर क्या धर्म देखकर होता है या फिर अपराध देखकर। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब से बीजेपी की सरकार बनी 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान तो बहुत पुराना हो चुका है। अब तो ये साफ हुआ है कि ओवैसी के चुनाव का गणित क्या होगा। किसी के लिए गणित जीडीपी का जरूरी है, किसी के लिए अपराध के आंकड़ों वाला, किसी के लिए जाति का गणित जरूरी हो सकता है, लेकिन ओवैसी के लिए एनकाउंटर का गणित जरूरी है, वो भी एक खास तरह के चश्मे के साथ। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। एनकाउंटर में मारे जाने वालों का धर्म ढूंढकर गिनाने वाले ओवैसी बाकी 63% लोगों की फिक्र नहीं करते, क्योंकि इसमें उनका वोट बैंक आड़े आता है। ओवैसी के सवालों में वोट का खास नुस्खा छुपा हुआ था, लिहाजा सरकार की तरफ से जवाब भी इसी लहजे में दिया गया। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराधी के रूप में देखती है, दृष्टिकोण का अंतर है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है इनके वक्तव्य में। यूपी में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद परशुराम की मूर्ति लगाने की होड़ करने वाले एसपी और बीएसपी भी अब इस दंगल में कूद पड़े हैं। यहाँ ज्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफी परेशान करके रख दिया है। जाति धर्म की राजनीति इस देश में अब बंद होनी चाहिए। इस जाति धर्म की राजनीति की जो दुकान भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथियों ने चला रखी है, ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर बंद होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ विकास की राजनीति होनी चाहिए। यूपी में बात विकास की ही होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोग सरकार से काम का हिसाब कहां मांगते हैं। हिसाब एनकाउंटर की संख्या का मांगा जाता है, हिसाब बुलडोजर से गिरे मकानों का मांगा जाता है, कभी अपराधियों की जातियां गिनी जाती हैं, कभी अपराधियों का धर्म दिखाया जाता है। तो सवाल ये कि जवाब किस बात का मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त विवेक साइलस जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभाकर पांडे जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रभाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चौधरी इजहार बबलू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप AIMIM के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी इजहार बबलू साहब, आपका भी। और पहला सवाल आपसे ही है, एनकाउंटर में कौन मारा जाता है? पुलिस की डिक्शनरी में उसको अपराधी कहते हैं, उसका नाम बहुत बाद में आता है। उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, वो जनता के लिए कितना खतरनाक है,
उसने अपराध कितने किए हैं ये सबसे पहले आता है। फिर क्यों ओवैसी साहब को यह दिखता है कि 37% मुसलमान मार दिए, ये जुल्म हो रहा है? ऐसा है, देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से कहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भेदभाव की राजनीति हो रही, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव वाला व्यवहार, रवैया अपनाया जा रहा है। उसी को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा है, जबकि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात धर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कहीं मुसलमानों को टारगेट पे रखकर उनके साथ इस तरीके से फर्जी इनकाउंटर किए जाएं तो मजबूरन बोलना पड़ेगा। और बैरिस्टर साहब ने बोला, कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर पे तो बोलना चाहिए जो उन्होंने कहा है। अच्छा बबलू साहब, ये बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब ने सही बोला। जब उनका काम ही बैरिस्टर है, जब उनका काम ही अदालत में खड़े होना है, वकालत करना है, तो कितने मामलों में अदालत गए? कितने मामलों में वो खड़े हुए जाके, अगर फर्जी थे तो? और अगर खड़े नहीं हुए, मामले फर्जी थे, तो इसका मतलब कि वो गलत रहनुमाई करते हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ भाषण करना जानते हैं, आप लोगों के साथ खड़ा रहना नहीं जानते। क्यों गिना रहे हैं ये चीजें? इसका मतलब कि वो गलत रहनुमाई करते हैं। ऐसा है, देखिए, आपके सामने है जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, जिस तरीके से इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, वो सबको पता है। इनकाउंटर हो, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के हो जो अपराधी है, लेकिन फर्जी लोगों के इनकाउंटर नहीं किए जाना चाहिए। और जात और धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से सरकार के अंदर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी गिना रहे थे कि 6000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, 37% तो उसमें मुसलमान हो गए, यानी कि 2000 से ज्यादा इनकाउंटर इनके सीधे सीधे हो गए। तो 2000 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए निर्दोष लोगों के, और वो चुप बैठे हैं। 10 नाम नहीं बताते कि ये 10 लोग निर्दोष थे 2000 में से। हवा में बातें करने से लोग समझेंगे क्या? बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार में भेदभाव से काम किया जा रहा है। तो बैरिस्टर साहब ने जो लिख दिया वही सच है, जो बोल दिया वही सच है। नहीं, बोल दिया वो सच नहीं, जो सच्चाई है, जो सामने उनके आ रहा है, वो बोल रहे हैं। ये क्या लगता है आपको? मैं चलता हूं इस सवाल के साथ विवेक साइलस साहब आपके पास। क्या आपको लगता है कि ये धर्म की राजनीति हो रही? या तो तथ्य बताइए, 2000 लोग अगर ऐसे मार दिए तो उनमें से 20 लोग ऐसे थे जो निर्दोष थे, 50 एनकाउंटर ऐसे हैं जो फर्जी हैं। और जब ये बात कोई बैरिस्टर कहे, कोई वकील कहे बिना तथ्यों के साथ, तब यही लगता है कि आप राजनीति धर्म की करने आए। राइट्स कमीशन की रिपोर्ट अगर देखें जी, तो वो भी ये बताती है कि सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर जो हुए हैं वो यूपी में हुए हैं, और सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, जो पुलिस के कस्टडी के अंदर जो डेथ हुई है, वो भी उत्तर प्रदेश में हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जहां तक ओवैसी साहब की बात है, तो ओवैसी साहब, मुझे तो साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि बंटवारे की राजनीति के सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत खतरनाक है। फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे मुकेश राजभर को देख लीजिए, या नोएडा में जितेंद्र यादव को देख लीजिए, बागपत में सुमित गुर्जर को देख लीजिए, लखनऊ में विवेक तिवारी को देख लीजिए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और जहां तक ओवैसी साहब की बात है, मैं दोबारा कहूंगा, ये धर्म और जाति में बांट के, चाहे वो एनकाउंटर हो और चाहे वो वोट पॉलिटिक्स हो, इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही ठीक नहीं है, देश में भी ठीक नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश और देश को बांटने वाला काम कर रहे हैं। ये एकदम साफ साफ समाजवादी पार्टी मानती है कि हमारा जो इश्यूज होने चाहिए 2022 के लिए, वो डेवलपमेंट में होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को कैसे राहत मिले, हमारे किसान भाई कैसे ठीक हो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो उस पर कैसे रोक लगाई जाए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, और तमाम हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, कई समस्याएं उत्तर प्रदेश में हैं, इस पे बात होनी चाहिए। बनस्पत की हिंदू मुसलमान की राजनीति बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी तो
बिल्कुल एकदम ओवैसी साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। जैसे आप देख लीजिए साक्षी महाराज को देख लीजिए, उन्नाव के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो तो पहले ही बयान कर चुके हैं, दे चुके हैं, सबके सामने वायरल भी हुआ है कि ये हमारी बी टीम है और उन्होंने हमको बिहार जिताया, वो हमको बंगाल जिताएंगे और वही हमको उत्तर प्रदेश आगे जिताएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में सांसद है वो बोल रहा है, तो ओवैसी जी किस लिए उत्तर प्रदेश आए हैं ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है चौधरी जार बबलू साहब, इसके पहले मैं बीजेपी से जवाब लूं। बी टीम है आप लोग बीजेपी की, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा है, देखिए समाजवादी पार्टी को सीधा सीधा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को देख रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बहुत तेजी के साथ समाजवादी पार्टी से खिसक कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ लग रहा है, उसमें दलित समाज के लोग भी बहुत तेजी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ लग रहे हैं, वो सब दिख रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप इनसे पूछिए, आजम खान साहब इनकी पार्टी में इतने दिन तक रहे, क्या इन्होंने कहीं कोई आवाज उठाई? सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, एक चिट्ठी लिखी, उसके चिट्ठी लिखते ही समाजवादी पार्टी के लोग जाग गए और सीधे सीधे आजम खान के घर पहुंच गए। ये बौखला रहे हैं बहुत तेजी के साथ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश के अंदर परचम न लहरा जाए। इस तरीके से दोगलाहट है समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर। और रही बात बीजेपी की, जितना विरोध बीजेपी का हम लोग करते हैं, उनके कहीं भी किसी भी बात पे जहां हमें लगता है गलत है, हम टोकने की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी नहीं करती है, हम लोग करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने माना कि कहीं भी फर्जी इनकाउंटर होंगे, कोई भी बात होगी, तो क्या बोलने का अधिकार नहीं है? हर इंसान को अधिकार है। अगर कहीं लगेगा सरकार कुछ गलत कर रही है तो हमें लोकतंत्र में अधिकार है कम से कम अपनी बात रखे। वो बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रख रहे हैं। ठीक है मनोज मिश्रा जी, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन बात तथ्यों पर होनी चाहिए। बात इस बात की होनी चाहिए कि कितने एनकाउंटर फर्जी हुए, कितने एनकाउंटर सही प्रक्रिया का पालन करते हुए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जिस वर्ग के वोट लेने के लिए राजनीति करते हैं उस वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या यह परोक्ष रूप से आपको सियासी फायदा देगा? देखिए राम मोहन जी, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा जी। 3 बिंदुओं पर बात करूंगा कि ऐसा ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि योगी सरकार ने जो विकास की बात है उसमें सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे प्रति व्यक्ति आय 43,000 से 95,000 करोड़ कर दी। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ गए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पिछले 4 वर्षों में की। 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। निजी क्षेत्र की नौकरियां अलग है, एमएसएमई और जो रोजगार दिवस है उसके क्या नाम मनरेगा की वो अलग दे दिए। तो विकास के पथ पर 30 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, 5 एक्सप्रेसवे बना रही है। तो प्रदेश का विकास चौतरफा हो रहा है। उससे घबरा के प्रदेश विपक्ष ने ये जाति और धर्म के एनकाउंटर की बात की राजनीति शुरू करी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विपक्ष ये करता है कि जाति के नाम पर विकास दुबे का समर्थन करता है। एक अपराधी का खुलेआम समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था। धर्म के नाम पर ओवैसी साहब सहित दूसरे लोग समर्थन करते हैं, मायावती जी करती हैं। और कांग्रेस मुख्तार अंसारी को स्टेट गेस्ट बनाए हुए है और उनका एक मंत्री उत्तर प्रदेश आता है और परिवार से मिलता है और पूछता है हमने सारी व्यवस्था ठीक करी कि नहीं करी, उनसे सर्टिफिकेट लेके लौट के जाता है। तो ये विपक्ष का चेहरा है जो अपराधियों पे जो योगी सरकार की चोट पड़ रही है उस चोट के कारण घबराया हुआ है विपक्ष, क्योंकि अपराधी इनके दल के समर्थन में पलते थे। और तीसरी बात आपको बता दूं कि आप ये देखिएगा कि बुढ़ाना में एक अपराधी अपने गले में तख्ती डाल के आया और कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, ऊपर हाथ उठाए हुए था। मुख्तार अंसारी तारीख पर उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहते, कानून के राज की धमक ये होती है। सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की कमर तोड़ दी, एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट खत्म कर दिए और विकास का वातावरण जो उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। और 6 जगह अभी जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, वहां की दुर्गत देख के विपक्ष को समझ गया कि विकास के फ्रंट पर अगर हम भाजपा सरकार से बात करेंगे तो हार जाएंगे। हमको सामना केवल जाति के आधार पर करना है, हमको धर्म के आधार पर करना। तीसरी बात, मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि जो ओवैसी साहब हैं उनका ये आधार ही है कि वे मुस्लिम में विग्रह पैदा करते, हिंदू मुस्लिम खड़ा करते, और समाजवादी पार्टी भी हिंदू मुस्लिम खड़ी करती रही। आप ये बताइए, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता है जो आजम खां के यहाँ गए,
और क्यों गए? क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे हैं। तो क्या कानून ने गलत काम किया? नहीं गलत किया, केवल वोट पॉलिटिक्स के लिए गए थे। तो इनको परेशानी, प्रभाकर पांडे जी सुनिए एक लाइन कि समाजवादी पार्टी को राम मोहन जी परेशानी ये है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उससे ज्यादा तुष्टीकरण एआईएमआईएम करने लगी। तो तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है दोनों दलों में, विपक्ष में कौन ज्यादा तुष्टीकरण कर सकता है। प्रभाकर पांडे जी, जब ये होड़ लगी है कि कौन किस तरफ के वोट खींचेगा, कौन कितना पोलराइज करेगा और उस पोलराइजेशन का फायदा किसको कितना ज्यादा मिलेगा, तब आप कांग्रेस को कहां खड़ा पाते हैं? आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से असदुद्दीन ओवैसी की सीटें बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश में, उनका जो लक्ष्य है उसमें वो सफल रहेंगे? ऐसा है शर्मा साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति की लाइन है। उस राजनीति के लाइन को ये शुरू करते हैं विकास से और उसकी पुनराहुति करते हैं। जो काम वैसी कर रहे हैं वैसी तरह काम करके करते हैं। किसी प्रदेश में बता दें कि विकास के नाम पर किस प्रदेश में सत्तासीन हुए, अंत में वही जाते हैं जहां वैसी जा रहे हैं। और बी टीम कहना भी बहुत मुश्किल है। ये दोनों लोगों का अनुनाश्रय संबंध है, एक दोनों दूसरे के पूरक हैं। ये तो मुझको समझ में आ रही है। कहीं ऐसा ही मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वैसे बयान तो नहीं देते हैं कि भाई तुम चल लो एक धर्म की राजनीति के राह पर, मैं चल लूं एक पर खड़ा ही हूं, वही मेरी बुनियाद है और भविष्य में दोनों चल लेंगे, अपना अपना वोट पा जाएंगे, बाकी विपक्षी पार्टियां जो करती रह जाएंगी। जो संदेह का विषय है जी। प्रवक्ता महोदय मनोज मिश्रा जी ने एक बयान दिया कि विकास, जिस प्रदेश सरकार की इनकाउंटर उपलब्धि हो शर्मा साहब, उस प्रदेश सरकार की जरा स्थिति समझ लिए। नैतिकता के आधार पर, उनकी सामाजिक स्वीकारता के आधार पर, उनकी सामाजिक समरसता के आधार पर जिस प्रदेश सरकार की उपलब्धि इनकाउंटर हो, ये इनकाउंटर को उपलब्धि बताते हैं। और इतने इनकाउंटर आपने किया तो आज यूपी में अपराध क्यों हो रहा है? अरे अपने मना मस्तिष्क से अब डाटा प्रस्तुत कर दें कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं आदरणीय मिश्रा जी, तो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और तीसरी बात शर्मा साहब कि विपक्षी पार्टियों की आवाज, खासकर कांग्रेस, अपनी आवाज कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये प्रदेश और देश की जनता की आवाज कांग्रेस बोल रही है शर्मा साहब। कांग्रेस नहीं कह रही है कि जनता कितनी इनसे दुख की स्थिति में है, कितनी इनसे पीड़ित है। और अंतिम बात मिश्रा जी, मौका मिलेगा बोलिएगा आदरणीय मिश्रा जी, बड़ा हमको अच्छे लगते हैं आप, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 4.5 साल में 4 लाख नौकरी दे दिए शर्मा साहब, जरा आप बता दीजिए। बड़ा इन लोगों की बातों पर हमको कष्ट आता है कभी कभी कि जो नियमित भर्ती प्रक्रियाएं हैं, लोक सेवा आयोग पीसीसी परीक्षा हर वर्ष लेती है, कर्मचारी चयन आयोग हर वर्ष लेती है, शिक्षकों की भर्ती हर वर्ष होती है। जो प्रदेश सरकारें रही, ये नियमित भर्ती प्रक्रिया प्रदेश सरकारों ने किया। आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि मैंने 4.5 लाख प्रभाकर पांडे जी, जो सरकारें रही जनता पार्टी को वो बताएंगे उनके कार्यकाल में, वो पिछली सरकारें बताएंगे उनके कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई, वो बताएं ना। कितने शिक्षक भर्ती हुए, कितने पुलिस वाले भर्ती हुए, कितने जनता पार्टी की पीएससी में हुए। जनता पार्टी को प्रदेश के विकास का यही परिभाषा सूट करता है मिश्रा जी, तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। नियमित भर्ती प्रक्रियाओं के क्यों शर्मा जी विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बताएंगी? क्या भाई हम तो बहुत दिन सत्ता में नहीं है, क्यों नहीं बताएंगे? तो 30 साल पुरानी बात बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे साहब? जो पार्टियां रही भाई, जितने शिक्षक भर्ती किए वो बताए, जितने पुलिस वाले भर्ती किए वो बताए, इसमें क्या आपत्ति है? 4 लाख से ऊपर नौकरी दी है, इसमें क्या गलत बात है? इसमें क्या गलत बात है? अगर पुलिस वाले किसी ने ज्यादा भर्ती किए तो वो बता सकता है कि हमारी सरकार में ज्यादा भर्ती हुई, इसमें क्या आपत्ति का विषय है? भाई शर्मा साहब, अरे भाई आपत्ति मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूं क्या आपत्ति है। ऐसा है कि एक प्रदेश की एक
सहज संरचना को इन्होंने असहजता प्रदान कर दिया है। ये सहज है कि भर्तियां होंगी, ये अपने नाम पर उसको इवेंट करके आज तक पहली बार देखा इस भारतवर्ष के इतिहास में कि चयनित करती है लोक सेवा आयोग और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो भी जलसा करके। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये कौन सा जलसा है भाई? क्या बताना चाह रहे हैं देश की जनता को? अरे प्रदेश में आप आए ही यही करने के लिए, उसमें कोई भूमिका आपकी नहीं है। वो लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरा किया, नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं। ये जनता क्योंकि कुछ किए नहीं है, 4 साल में कुछ किए नहीं, तो भाई मुझको पीड़ा इस बात की है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं यह जो है, और इस सवाल के साथ मैं वापस लौट के आऊंगा प्रभाकर पांडे जी कि क्या आप लोगों का वो तुष्टीकरण वाला फॉर्मूला फीका पड़ गया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और हार्ड लाइन पकड़ रहे हैं? क्योंकि बाटला हाउस का फैसला भी आज ही आया है, वही मसला जिस पर सलमान खुर्शीद ये कहते थे कि सोनिया गांधी को तस्वीर दिखाई तो वो रोने लगी। सवाल इस बात का है, क्या चुनावी रैलियों से पहले यह बोला जाता था, अब असदुद्दीन ओवैसी उससे भी हार्ड लाइन लेकर बोल रहे हैं? क्या इसी बात को लेकर खींचतान है? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या वोट के लिए यह सियासी एनकाउंटर जारी है? क्या कुछ राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इस तरह से बातचीत करने लगे हैं कि वो अब अपराधियों का भी धर्म निकालकर, उनके आंकड़े निकालकर बात कर रहे हैं और बाकायदा चुनावी रैलियों में इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे साथ हाजी हसन अहमद साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। अहमद साहब, क्या ये कुछ राजनीतिक दलों का द्वंद्व है कि कौन किस तरह से पैरोकारी करेगा जिससे उसे मुस्लिम वोट बैंक हाथ लगे, मुस्लिम उस पर भरोसा करें, उसे वोट दें, उसकी सीटें दें, ताकि वो विधानसभा में एक ताकत के रूप में आगे आए? उसमें एक असदुद्दीन ओवैसी भी है जो पहले से हार्ड लाइन लेते रहे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को खैर अब मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में याद आ गई। जी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों की उत्तर प्रदेश की याद आ गई। खैर मकदम है कि उन्हीं ने एक आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन ये भी प्रस्तुत करते हैं कि कौन कौन से एनकाउंटर फेक हुए। अगर टोटल 6000 में 37% सिर्फ मुसलमानों के ही इनकाउंटर हुए और वो बेगुनाह थे, तो क्या ही अच्छा होता कि वो पूरे फैक्ट पेश करते कि ये जुल्म हो रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा जुल्म हुआ। क्या आधे से ज़्यादा अपराधी सारे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ही हैं? तो अगर ऐसा है तो भी हमारे प्रदेश की सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है कि एक तबके के इतनी बड़ी आबादी एक साथ आपराधिक कृत्यों में कैसे लिप्त हो सकती है। यानी कि हमारी सरकार जो उद्देश्य लेके आई थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें कहीं ना कहीं फेल हुई है। ओवैसी साहब ने बड़ी देर 4 साल बाद इस मुद्दे को उठाया, जबकि फर्जी इनकाउंटर की बात बार बार होती रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए लगता है। लेकिन अगर ये पूरे फैक्ट उठाए रैलियों के बजाय, वो खुद वकील है, बैरिस्टर है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज करे तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए मृदुल जी, इस वक्त एक होड़ मची हुई है कि किस तरह से पोलराइजेशन किया जाए, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिख को, ईसाई को किस तरह से अलग कर दिया जाए और उसके बाद अपनी चुनाव की सियासी रोटियां सेकी जाए। जी नहीं, ये जब आप नहीं जुड़े थे थोड़ी देरी से जुड़े आप, मैंने भी यही सवाल पूछा एआईएमआईएम के नेता से कि आप वकील हैं, आप 2000 केस नहीं डील कर सकते, 2000 में से 20 तो लेकर आते, 20 तो अदालत तक लेकर जाते, तब तो पता चलता कि आप हमदर्द हैं, तब तो पता चलता कि आप उन 20 लोगों को इंसाफ दिलाने वाले हैं। आप अगर 2000 के बहाने उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, तब आप इसे पॉलिटिकल रैली में उठा रहे हैं। और राजनीतिक रैली में उठाने का मतलब यही है कि आपको मालूम है कि आप कहां पर चोट कर रहे हैं। चौधरी इजहार बबलू साहब एक केस तो लेके जाते, नजीर तो बनाते कि देखिए फर्जी था, असदुद्दीन ओवैसी ने इंसाफ दिला दिया। सर, ये तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जिन्होंने ये बात रखी, लेकिन इस सरकार के अंदर जो भी आवाज उठाने की बात करता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो वो तो हैदराबाद के सांसद हैं,
वो कौन से इस प्रदेश के? नहीं, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपना अपराध इतना चरम सीमा पर फैल चुका है कि मंदिर के अंदर एक बच्चा पानी पीने के लिए जा रहा है, उसे बेरहमी से मारपीट किया जाता है। ये किसकी सह पे हो रहा है? सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई है, सरकार की कहीं ना कहीं सह है, उसी सह पर तो इस तरीके से मारपीट हो रही है। ये अपराध नहीं है तो क्या इससे बड़ा क्या अपराध होगा? एक बच्चा धार्मिक स्तर पे अगर पानी पीने चला गया, मंदिर मस्जिद बराबर होता है, उसके साथ कुत्ते की तरह मारा जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसे खुलेआम डाला जाता है दुनिया वीडियो दिखाने के लिए, तो ये अपराध नहीं है? क्या है? इस सरकार के अंदर अपराध का बोलबाला बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अपराध इसी सरकार के अंदर हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए उठा करके कितने अपराध हो रहे हैं, बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही है, लोगों में फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, और किस तरीके से बिजली विभाग के नाम पे भी किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस सरकार में जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। सबको पता है सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है, भेदभाव से इसमें सरकार में काम चल रहा है। ठीक है, हाजी हसन अहमद साहब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर मैं आऊंगा राजनीतिक लोगों के पास। हाजी साहब, देखिए, अपराध चरम पे होना दूसरी बात है। आप कह रहे हैं कि 37% सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ। अपराध है, अराजकता है, ये सब मान रहे हैं। जितनी भी पार्टियां यहाँ दल मौजूद है सब मान रहे हैं कि अपराध बड़ा है। जिस तरह से रामराज की कल्पना की गई थी, नारा दिया गया था, वो नहीं आया है। बिल्कुल अपराध अपने चरम पे है। कानून व्यवस्था बिल्कुल धता बता के कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में हंगामा हो जाता है। इतने एनआरसी सीए दुनिया भर के देखे गए जिसमें आगजनियां तमाम तरह के हुए, तो अपराध है, नियंत्रण से बाहर है। लेकिन इसमें 37% इनकाउंटर जो फेक हुए, उसके लिए आप या और पार्टियां जो यहाँ पे बैठी हैं, कांग्रेस हुई, आईएम हुई, सपा हुई, इन्हीं ने कितनों को इंसाफ दिलाने के लिए पहल की। क्या ये सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रह जाएगा कि चुनावी रैलियों में हम ये कहते रहेंगे कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? और अगर इतना ही डर लगता है, इतना ही डर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमारी आवाज को बुलंद करने वाले, अगर हम आवाज बुलंद करेंगे तो हमें दबा दिया जाएगा, तो रैली में नहीं दबाए जाएंगे? क्या हम कोर्ट में जाके डिफेंस करेंगे तो दबा दिए जाएंगे? इस सवाल नियत का है। सवाल नियत का है कि आप रैली में बोलने में बहुत मेहनत नहीं लगती है, वो भाषण है और भाषण का हिस्सा है, उसमें कठिनाई नहीं होती है। एक केस को लड़ने में बहुत कठिनाई होती है, उसके तथ्य जुटाने पड़ते हैं, और इसलिए नेता लोग सिर्फ बोलना पसंद करते हैं। विवेक साइलर साहब, प्रश्न इसी बात को लेकर है, क्या एक होड़ है? जिस तरह की राजनीति पहले कांग्रेस पार्टी किया करती थी, मैंने ब्रेक से पहले उसका एक जिक्र किया कि आज ही बाटला का फैसला आया, उसमें सजा क्या अदालत ने सुनाई ये आप सबको मालूम होगा। उस केस को पॉलिटिकल रैली में इस्तेमाल किया गया। अब असदुद्दीन ओवैसी उसकी हार्ड लाइन लेकर चल रहे हैं तो दिक्कत होती है। देखिए शर्मा जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि समाज में बंटवारे की राजनीति देश और प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी इस समय कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मनोज मिश्रा तो फर्जी आंकड़ा दिखा रहे थे, अभी बता रहे थे। जैसे उन्होंने कहा 5 एक्सप्रेसवे बन गए। अरे आप किसी एक्सप्रेसवे पे 1 किलोमीटर गाड़ी चला के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि बन गए। 1 किलोमीटर गाड़ी आप नहीं चला सकते। 4.5 लाख नौकरियों की आपने बात की, 2016 की भर्ती अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। और अभी आपने देखा होगा जो ट्विटर पे चल रहा था और सोशल मीडिया पे चल रहा था, कितने लोगों को फर्जी लेखपाल की नौकरी मिल गई। जब मीडिया वहां पहुंची तो लोग घर छोड़ छोड़ के भागने लगे नेपाल की तरफ। अरे जिस सरकार में मुख्यमंत्री खुद, डिप्टी सीएम, सांसद या विधायक खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हो, विधानसभा में पास करके उनके मुकदमे वापस लिए जा रहे हो, वो सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। अरे मिश्रा जी, आपका जो खुद विधायक है, इस समय जो वर्तमान में विधायक है, योगी जी को गुहार कर रहा है कि मुझे बचा लो, नहीं तो जेल में बैठा हुआ माफिया मेरा हत्या कर देगा। एसडीएम और सीओ के सामने हत्या हो जा रही है। आईएएस आईपीएस रंगदारी उतार रहे हैं। आज क्या हाल है आप देख लीजिए। आपके उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा संतों की हत्या हो चुकी है, 10 पत्रकारों से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। तो कहां आपका ये, कहां से कानून व्यवस्था आपकी अच्छी चल रही है, जरा हमको बता दीजिए। 1100 से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार की वजह से जहरीली शराब पी के मर गए हैं।
25 लोग शमशान की जहां इन्होंने दलाली खाई थी उस छत के नीचे दब के मर गए। तो भ्रष्टाचार से लेके अपराध कौन भारतीय जनता पार्टी में रुका है, जरा हमको इस पे जवाब देते। मनोज मिश्रा, जो सीएम अपना मुकदमा खुद वापस ले रहा हो वो क्या बात कर रहे हैं? विवेक जी सुनिए, शैलेश जी, मैं पहले कांग्रेस और फिर इनका एक साथ जवाब दे दूंगा। पहली बात, जो 4 लाख नौकरियों की बात कही है, योगी जी ने 4 लाख नौकरियां दी है, जिसमें 68,569 प्राइमरी टीचर की है, 1,35,000 पुलिस की है। और दूसरी बात, नौकरियां दी, ये बात मानिए या ना मानिए, लेकिन ये बात तो मानिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नौकरियां बेची जाती थी और चेयरमैन आपके यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव हटाए गए थे इसी आरोप में, भ्रष्टाचार का आरोप में माननीय न्यायालय ने हटाया था। और उस समय ऐसा कोई भी जवाब देना आयोग नहीं था, आयोग और भर्ती बोर्ड का नहीं था जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय न्यायालय ने हटाया हो। एक चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे 5 स्टेशन बन रहे, मैंने कहा बन गया नहीं, बन रहे और कहिए तो 5 के ना दूं। तीसरी चीज, आप तो फिर आपने योगी जी को झूठा कह दिया। सुनिए, आप लोग तो विज्ञापन दे रहे हैं कि बन गए, सुनिए, आप लोग तो विज्ञापन दे रहे हैं कि बन गए, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं कि बन गए, दिल्ली तक में विज्ञापन निकल रहा है कि बन चुके हैं। या तो आपकी सरकार झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है बता दीजिए। या तो आपकी सरकार, योगी जी झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोल रही है, या आप झूठ बोल रहे हैं। आप जब बोल रहे तब मैंने, आप लोग तो विज्ञापन दे रहे हैं कि बन चुके हैं। आप चुप रहिए, पहले आप बात सुन लीजिए, फिर आराम से बोलिए, आपका समय आएगा, आप बोलिए। आप ये बताइए कि अभी आप पत्रकार बता रहे 10 हाल मारे गए, आप 10 बता दीजिए, मैं चैलेंज देता हूं 10 दिन बाद बता दीजिए। दूसरी बात, अभी मुरादाबाद में परसों अखिलेश जी की उपस्थिति में पत्रकारों को मारा गया, पीटा गया, उसकी टांग टूट गई, ये क्या अभी टेलीविजन पर चला नहीं है क्या वहां पर पत्रकार जिंदा नहीं जला दिया गया? तो बताइए मैं, समाजवादी पार्टी की सरकार, क्या खुली दुकान तुम्हारी, हमारी बंद दुकान तुम्हारी नहीं हुआ था? अल्लाह बोल, क्या जागरण की प्रतियां नहीं जलाई गई थी पूरे प्रदेश में? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, नौकरियां बेची थी और मालूम है, ठीक, जब बिकती थी तब नौकरी, तब लड़कों ने अपना खेत बेचा था, अपना जेवर बेचा था, अपना जमीन बेच, और वो प्रभाकर पांडे जी आ रहे हैं। पांडे जी, उत्तर प्रदेश में मच गया था, तब आपने जनता ने आपको पैदल कर दिया था। और रही कांग्रेस की बात, तो ये जनता के हितों की सौगात रखते हैं। अभी कल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, रायबरेली का, जहां इनने 5 एकड़ जमीन, 5 बीघा जमीन हड़प ली थी। ठीक है, प्रभाकर पांडे जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड। कांग्रेस सपा बसपा और ये बात करते हैं भाजपा की। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको लात मार के लोकतंत्र से बाहर कर दिया है और ये अब दोबारा घुस नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रभाकर पांडे जी। हाँ, शर्मा साहब, आप इन लोगों को देखिए जरा, प्रवक्ता इनके बोलते हैं तो बड़ा निरुत्तरता की स्थिति रहती है इन लोगों की, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, कहें तो क्या कहें। और रही बात मिश्रा जी, आप बहुत गंभीरता पूर्वक सुन लें कि जो भी आपके साथ हैं, जिनको आप तथाकथित वोट बैंक कहते हैं, उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था, ये सब कांग्रेस के ही थे और कांग्रेस के आज भी हैं, कांग्रेस के बाद में भी रहेंगे। कांग्रेस के भी तुष्टिकरण शर्मा साहब नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। क्यों? क्योंकि इनकी बुनियाद ही वही। मिश्रा जी, अब आप ही बोल लीजिए फिर। ठीक, एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए फिर बोले पांडे जी। हाँ जी, अच्छा, कुछ बचा नहीं, ये इस बात को प्रत्याभूतित नहीं कर सकते हैं। यह बात इनके लिए गारंटेड नहीं है कि देश की जनता चैन से है, सहजता पूर्वक जीवन जी रही है। अभी अपनी बात को कह के तुरंत खारिज कर दिए। अरे भाई, आपकी शासन प्रशासन की व्यवस्था सुचारू है तो कैसे पत्रकार पर हमला हो गया? क्यों गुंडे मवाली आक्रांता उपद्रव मचा रहे हैं? एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई सीमा अखिलेश यादव के खिलाफ। और ठीक, एक सेकंड मनोज मिश्रा, एक सेकंड जी, काम करेगा। एफआईआर दर्ज हो गई, पांडे जी बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए मनोज मिश्रा जी। हम बोल नहीं पाएंगे। देखिए, अगर आप
शर्मा साहब देखिए, शर्मा साहब देखिए जी, अगर हमको इतनी ही चिंता इस बात की होती मिश्रा जी तो इतना विलंब नहीं होता और आप आगे बढ़ नहीं पाते। फिर भी ये कांग्रेस की उदारता है, मेरा औदार्य है कि ये सब मेरे साथ थे, आज भी रहेंगे, हैं और भविष्य भी रहेंगे। लेकिन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस तो आपको आईना दिखा रही है, लेकिन आप अंधे बने हो भाई, क्योंकि दर्पण का दीदार ही नहीं हो पा रहा है। मिश्रा जी, ये देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनमानस के लिए इससे ऊपर उठिए। आप तोड़ खाऊं मोड़ खाऊं एक कहावत है, इससे ऊपर उठिए। लेकिन प्रभाकर पांडे जी, आप सरकार को आईना दिखाइए, आप लोग विपक्षी लोग हैं, लेकिन खुद क्यों आईना नहीं देखते? आप कह रहे हैं कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। संख्या देखिए वोट प्रतिशत का, साल देखिए 31 हो गए, अगला बीतेगा 32 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो खुद भी तो वो आईना देखिए अपने लिए। क्यों ये जनता जो आपकी थी आपको ही वोट करती थी, सच बात है। तो नहीं, आपने सालों सरकार चलाई है, ये भी सच बात है, क्यों नहीं करती? सुन ले, यही नहीं इतना आप ये बातें कह के भाजपा के प्रवक्ताओं को हंसा सकते हैं आप। देखिए हंसी देखिए, मनोज मिश्रा की हंसी देखिए, जिससे कि एकदम पुष्प टपक रहा है। मेरी तकलीफ ये है कि आपको ये कहने पे भी तकलीफ नहीं होती, इसमें भी आप हाथ से ढूंढ लेते हैं। वो जान रहे हैं बेचारे अंदर से, हमारे लिए तो विरोधी दल जान रहे हैं, जरूरत है हमारी, जान रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और मुझको विरोधी दलों की पीड़ा क्या है कि ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मत करिए ऐसा, मत करिए। अरे सत्ता बहुत बड़ी चीज नहीं होती है मनोज मिश्रा, नैतिक मूल्यों के साथ सत्ता प्राप्त करना बड़ी चीज होती है। अगर कांग्रेस के पास नैतिक मूल्य नहीं होता तो कांग्रेस सत्ता से भी नहीं होती। तो वही नैतिक मूल्य मैंने आपको याद दिलाया था। नैतिक मूल्यों का बाटला पे आपने क्या नैतिक मूल्यों का इस्तेमाल किया चुनावी मंच से? सलमान खुर्शीद ने ये देखे ना, नहीं मिली उसके बाद भी सत्ता। अगर वह मेरा तुष्टिकरण की राजनीति होती शर्मा साहब तो सत्ता में रहता, मैं सत्ता में रहता। क्या था वो? अगर ये तुष्टिकरण की राजनीति एक एनकाउंटर की फोटो का जिक्र चुनावी सभा में करना नहीं है, वो क्या था? उसमें अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। मैं आम जनमानस की भावनाओं से नहीं खेलूंगा। आम जनमानस आप नहीं खेलेंगे, आपके नेता तो खेलते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी, आप व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, लेकिन आपका संगठन, आपकी पार्टी है, उसने खूब खेला है। भाजपा की देखिए राममोहन जी, आपके अध्यक्ष का नाम लेकर खेला है? बिल्कुल नहीं खेला है। आपके अध्यक्ष का नाम लेकर खेला है? बिल्कुल नहीं खेला है। ऐसे व्यक्ति जो मंत्री रहे सरकार में, इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। क्या परिभाषित करने का प्रयास किया? कांग्रेस के पास कभी इस तरह की विधा नहीं रही। नहीं तो बताइए ना फिर क्या कह रहे थे सलमान खुर्शीद उस दिन मंच से? और हमेशा असदुद्दीन ओवैसी अगर बांटने की बात कर रहे हैं, ये बयान कह के असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम हो गया इस बयान के साथ। राममोहन जी, तो सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था उस दिन? शर्मा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का वाक्य नहीं हो सकता है। सर्वधर्म संभाविता, ये कांग्रेस का अपना वाक्य है, ये कांग्रेस का है, भाजपा का काम तो हो वैसा। विवेक साइलस जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह जाएगी। कभी नहीं, समय सीमा थे। विवेक साइलस जी बोलिए। समरसता, ठीक। कांग्रेस के वाक्य हैं। कहने की बात और है, कहने की बात और है, करने की बात और है। मैं इसीलिए तो पूछता हूं कि उस दिन सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था और क्यों कहा था? राजनीतिक रैली में एक ऐसा एनकाउंटर जिस पर अदालत का फैसला बाकी हो, क्यों लेकर गए? उसकी फोटो और उसके फोटो के बाद में क्या हुआ? कौन से नेता ने क्या किया? कांग्रेस के कार्यकाल में ही चार्जशीट सबमिट हुई है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको फांसी दिलवाई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में ही सजा उसको हुई है। भारतीय जनता पार्टी को योगदान नहीं है, आज उसको भले बुलाए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने फर्जी एनकाउंटर बताया था। एक सेकंड, खुर्शीद ने फर्जी एनकाउंटर बताया, उस पर बाद में जाएंगे। विवेक साइलस जी की बात अधूरी रह जाएगी। विवेक साइलस जी बोले, एक सेकंड, ठीक, इसके विस्तार में बाद में जाएंगे। विवेक साइलस जी, संपूर्ण जनता फर्जी बता रही है। जी ठीक है। विवेक साइलस ये कह रहा था शर्मा जी, मैं ये कह रहा था, आपने पत्रकारों की बात की, तो क्या मिश्रा जी विक्रम जोशी को भूल गए जिसको गाजियाबाद में गोली मार दी गई थी? शुभम मणि त्रिपाठी को भूल गए जो उन्नाव में जिसको गोली मार दी थी, हत्या हो गई था? बलिया में जर्नलिस्ट जो रतन सिंह थे, क्या उनको गोली नहीं मारी गई? और उसी के समर्थन में आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए।
याद करिए पवन जायसवाल मिर्जापुर, याद करिए उस मासूम लड़की सुप्रिया शर्मा जिसने मोदी जी का गांव को एक्सपोज कर दिया था, उसके खिलाफ आप लोग ने एफआईआर कर दी थी। शंभू कुमार सिंह को याद करिए, ब्रजेश पाठक जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं उसको थप्पड़ों से मारा था, उसका कैमरा तक तोड़ दिया था, यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं। आज पत्रकार तक सेफ नहीं है, इनके नेता कितनी हत्याएं हो रही हैं। और याद करिए कमल शुक्ला को याद करिए, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, कितने नाम मैं गिनाऊं मिश्रा जी आपको। यहाँ फर्जी आंकड़े लेके मत बैठा करिए, फर्जी आंकड़े लेके मत बैठा करिए मिश्रा जी, और खास तौर से जब आप सपा के साथ बैठे हो तो। हम लोग फर्जी आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं, हम लोग तथ्यों पे बात करते हैं, हम लोग डाटा पे बात करते हैं। आपकी तरह फर्जी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते हैं हम लोग। फर्जी हजारों करोड़ों पे प्रचार में खर्चा करके हम अपनी राजनीति नहीं करते जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। जितने नाम मैंने बताए एक भी काट दीजिए मैं मान जाऊंगा आपको, जितने नाम मैंने बताए एक भी काट दीजिए मैं मान जाऊंगा। एक नाम जो है, मैंने जितने भी नाम लिए हैं आप एक नाम काट दीजिए मैं मान जाऊंगा। ठीक है, बैठ के यहाँ भाषण कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश तैयारी से आया करिए मिश्रा जी, तैयारी से। आप भ्रष्टाचार करिए, आपको छूट नहीं है, आप जेल जाएंगे अगर भ्रष्टाचार करेंगे। तैयारी से आया करिए, शमशान में भ्रष्टाचार करने वाले लोग। चलिए सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात यही है कि राजनीतिक रूप से आप जब फायदा लेने की कोशिश करते हैं, मंच पर आप कुछ भी बोलिए, लेकिन लोग आपको अपना तब मानते हैं जब आप उनके साथ जाकर खड़े होते हैं, सिर्फ कहने से नहीं, काम से। जब आप उन्हें एक इल्म सिखाते हैं, जब आप बतौर बैरिस्टर उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको पढ़ना है, लिखना है, अच्छे काम करना है। बुरे कामों में उनका समर्थन किसी एक न तो जाति विशेष में होता है न धर्म विशेष में होता है। हर धर्म के अंदर जब केवल एक धर्म के आधार पर चीजें चलती हैं तो उसमें भी सजा देने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होते हैं जो बुरे काम करते हैं। आप लोगों को इस आधार पर नहीं कह सकते कि उनके काम गलत थे फिर भी आप उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो आपके धर्म के हैं। लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो आपकी बातों और बहकावे में नहीं आएंगे। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने उनके लिए क्या काम किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एनकाउंटर फर्जी है तो उनको लेकर अदालत में जाइए, अपने कुछ वकील लगाइए, आप पैसे वाले हैं कुछ पैसा खर्च कीजिए। अगर निर्दोष लोग हैं तो उनको बचाइए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फर्जी माहौल मत बनाइए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।